नमस्कार दोस्तों। 1950 में अमेरिकन न्यूज़पेपर में कई आर्टिकल पब्लिश हुए थे जिसमें कोस्ट ऑफ फ्लोरिडा और आइलैंड ऑफ बरमूडा के बीच कई डिसअपीयरेंसेस को हाईलाइट किया गया था। इस आर्टिकल में पिछले आधे दशकों में 5 अलग अलग घटनाओं का जिक्र किया गया था। एक जहाज, 9 विमान और 135 सिविलियंस जो बिना किसी निशान के गायब हो गए थे। और ये पहली बार था जब समुद्र के किसी एरिया में एबनॉर्मल तरीके से समुद्री जहाज और विमान गायब होने के चांसेस का डाउट था। लेकिन आर्टिकल के ऑथर इस एबनॉर्मल और मिस्टीरियस डिसअपीयरेंसेस के कारण को बताने में असफल रहे, जिसके कारण इस बरमूडा ट्रायंगल की मिस्ट्री का जन्म हुआ। और फिर 1952 में फेट नाम की एक मैगजीन ने यूएस स्टेट ऑफ फ्लोरिडा के साथ साथ 2 आइलैंड प्यूर्टो रिको और बरमूडा के बीच एक ट्रायंगुलर शेप के एरिया को लोगों की नज़रों में लाया था। और अगर ये ट्रायंगुलर शेप मैगजीन के ऑथर ने मनमाने ढंग से चुना होता तो इसका कारण बताया जाता, लेकिन ऑथर ने इस शेप के चॉइस को सही ठहराने की भी कोई कोशिश नहीं की थी। और जब इस मिस्टीरियस ट्रायंगल के किस्से पूरी दुनिया में फैले तो इसके नाम को नज़रअंदाज करना काफ़ी मुश्किल हो गया। बरमूडा ट्रायंगल का नाम पहली बार 1964 में इस्तेमाल किया गया था अर्गोसी मैगजीन के कवर स्टोरी के लिए। विंसेंट एच गदीज ने एक आर्टिकल लिखा था जिसका टाइटल था द डेडली बरमूडा ट्रायंगल, और इसी के बाद ही बरमूडा ट्रायंगल शब्द का इस्तेमाल किया जाने लगा। गदीज ने अपने इस आर्टिकल में कई डिसअपीयरेंसेस जो कि बरमूडा ट्रायंगल में हुए थे उनका जिक्र समराइज करके किया था। उन्होंने एक मिस्ट्री बनाने की भी कोशिश की थी कि कुछ तो है समुद्र के इस एरिया में जो कि बहुत ही भयानक और अजीब है, जिसकी वजह से इतने सारे विमान और जहाज गायब हो जाते हैं। हालांकि इस आर्टिकल में ऐसी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी गई थी, पर इसकी वजह से बरमूडा ट्रायंगल मिस्ट्री उस जमाने की सबसे पॉपुलर मिस्ट्री बन गई थी। बरमूडा ट्रायंगल के किस्से 500 साल से भी ज़्यादा पुराने हैं। इसकी शुरुआत होती है 1498 में, जब क्रिस्टोफर कोलंबस एक नई दुनिया की खोज करने के लिए निकलते हैं। उन्होंने अपनी जर्नल में बताया था कि जब वो बरमूडा ट्रायंगल से होकर गुजर रहे थे तभी उनका कंपास काम करना बंद कर देता है। और एक रात जब उन्होंने अपने जहाज से बाहर देखा तो मौसम बहुत ही ज़्यादा खराब था। ऊंची ऊंची समुद्री लहरें पानी में उठ रही थी और तभी उन्हें आसमान में एक अजीब सी रोशनी, एक स्ट्रेंज लाइट दिखाई देती है जो एक आग के गोले की तरह दिखाई दे रही थी, जो कि धीरे धीरे समुद्र में जाकर गिर जाती है। और यहाँ से शुरू होती है बरमूडा ट्रायंगल की मिस्ट्री। Absolutely nothing. Over the past 50 years, 3,000 ships and 100 planes have gone missing in a mysterious stretch of water in the Atlantic Ocean. Known as the Devil's Triangle. A source of intrigue, legend, and fear. This is the Bermuda Triangle. बरमूडा ट्रायंगल नॉर्थ अमेरिका से नॉर्थ अटलांटिक ओशन का एक सेक्शन है और ये समुद्र का बहुत ही रहस्यमय हिस्सा है जहां पर 100 से भी ज़्यादा विमान और जहाज गायब हो गए और जिनका आज तक कोई पता नहीं चल पाया है। ये लगभग 5 लाख स्क्वायर माइल्स का एक एरिया है जो कभी कभी बड़ा हो जाता है। ये फ्लोरिडा के पास से स्टार्ट होता है और प्यूर्टो रिको वहां से लेकर बरमूडा देश तक जाता है। इस ट्रायंगल की कोई एक्यूरेट मार्किंग नहीं है जिससे पूरे एरिया का पता चल पाए। मैप में हम चाहे ही ट्रायंगल क्यों ना बना दें, पर ओशन में ऐसा कोई भी ट्रायंगल नहीं है। और अब मैं आपको कुछ ऐसी घटनाओं के बारे में बताऊंगा जो कि बरमूडा ट्रायंगल में घटित हुई थी। 1918 में एक भयानक इंसिडेंट हुआ था यूएसएस साइक्लोप्स जहाज को लेकर। यूएसएस साइक्लोप्स यूएस नेवी का सबसे फास्टेस्ट और बिगेस्ट शिप था जो कि उस समय में बनाया गया था। और अमेरिका की नेवी के लिए ये जहाज बहुत ही इम्पोर्टेंट था, स्पेशली वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में। जब अमेरिका ने इस वॉर में हिस्सा लेना चालू किया तो ये ट्रूप्स और कोल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। 4 मार्च 1918 यूएसएस साइक्लोप्स वेस्ट इंडीज के बाल्टीमोर, जो कि वॉशिंगटन के पास का एक शहर है, वहां से अपना सफर शुरू करते हुए ब्राजील की ओर निकल पड़ता है अपने 306 लोगों और 11,000 टन मैंगनीज के साथ। ये सफर तय करने में 9 दिन का समय लगना था। जब सफ़र शुरू होता है तो मौसम एकदम सुहावना रहता है और शिप की ओर से मैसेज आता है वेदर फेयर ऑल वेल, जो कि शिप की तरफ से लास्ट मैसेज था। जहाज अपने रास्ते तो निकलता है पर उसके बाद उसकी कोई खबर नहीं मिलती है। वो अचानक से कहीं गायब हो जाता है।
इस हादसे ने सबको चौंका दिया था कि आखिर यूएस नेवी का इतना बड़ा जहाज अचानक से कहां गायब हो सकता है। और यूएसएस साइक्लोप्स के कैप्टन ने किसी भी तरह के प्रॉब्लम में होने का कोई भी सिग्नल नहीं दिया था। और अब मैं आपको बताऊंगा बरमूडा ट्रायंगल की सबसे फेमस इंसिडेंट के बारे में। 5 दिसंबर 1945 दोपहर के 2:10 पर यूएस नेवी के 5 मिलिट्री टीबीएम एवेंजर टॉर्पेडो बम्बर विमान फोर्ट लॉडरडेल फ्लोरिडा से रवाना होते हैं। इस उड़ान को फ्लाइट 19 के नाम से जाना जाता है। ये विमान अपने 3 घंटे के डेली रूटीन ट्रेनिंग मिशन के लिए निकलते हैं और विमानों की उड़ान भरने से पहले अच्छे से जांच की जाती है और मौसम भी मिशन के एकदम अनुकूल रहता है। और ये विमान मजबूती के मामले में उस समय के सबसे मजबूत और ताकतवर विमानों में से एक थे, जिसके कारण इन्हें आयरन बर्ड्स के नाम से भी जाना जाता था। फ्लाइट 19 के इस मिशन में 14 क्रू मेंबर हैं, जिनके स्क्वाड्रन लीडर का नाम है लेफ्टिनेंट चार्ल्स कैरल टेलर, जो कि एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड पायलट और वॉर वेटरन भी हैं। ये पांचों विमान उड़ान भर के ईस्ट की डायरेक्शन में फ्लाई करते हैं। फ्लोरिडा से उड़ान भरने के करीब 2 घंटे के बाद इनके स्क्वाड्रन लीडर रिपोर्ट करते हैं कि अचानक से इनके कंपास काम करना बंद कर देता है। फिर ये अपना बैकअप कंपास निकालते हैं और बैकअप कंपास भी खराब। इन्हें पता नहीं इनकी लोकेशन कहाँ पर है। ये बाकी प्लेन के पायलट से पूछते हैं और उनके भी इंस्ट्रूमेंट खराब हो रहे होते हैं। और कंपास खराब होने के बाद काफी कंफ्यूजिंग से मैसेजेस सुनने को मिलते हैं रेडियो ट्रांसमिशन से। टेलर कहते हैं, Both my compasses are out and I'm trying to find Fort Lauderdale, Florida. I'm overland but it's broken. I'm sure I'm in the Keys, but I don't know how far down and I don't know how to get to Fort Lauderdale. मौसम अब धीरे धीरे खराब हो रहा होता है। शाम के 4:56 पर टेलर को लगता है कि उनका विमान गल्फ ऑफ मेक्सिको के ऊपर पहुंच चुका है, इसीलिए उन्हें अब ईस्ट की डायरेक्शन में फ्लाई करना होगा वापस फ्लोरिडा जाने के लिए। इसीलिए अब वो बाकी सारे प्लेन्स को कमांड देते हैं कि अब हमें ईस्ट की डायरेक्शन में फ्लाई करना चाहिए। लेकिन फ्लाइट में कुछ क्रू मेंबर हैं जिन्हें लगता है कि वो ऑलरेडी ईस्ट में ही फ्लाई कर रहे हैं, उन्हें वेस्ट की डायरेक्शन में फ्लाई करना चाहिए। इस ऑर्डर के तुरंत बाद उनमें से एक प्लेन से एक रेडियो ट्रांसमिशन सुनने को मिलता है। We can't find west. Everything is wrong. We can't be sure of any direction. Everything looks strange. Even the ocean. यानी कि बाकी क्रू मेंबर को शक है कि उन्हें एक्चुअली में वेस्ट में फ्लाई करना चाहिए वापस घर लौटने के लिए, पर वो बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर ही फ्लाई कर रहे होते हैं। अब मौसम धीरे धीरे खराब होने लगता है, सूरज ढल जाता है और अंधेरा हो जाता है। शाम के 7:04 पर टेलर की तरफ से एक आखिरी रेडियो ट्रांसमिशन आता है। We can't make out anything. We think we may be about 225 miles northeast of base. It looks like we are entering white water. We are completely lost. इसके बाद ही ये पांचों विमान हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं और इनका आज तक कोई पता नहीं चल पाया है कि आखिर ये विमान कहाँ पर है। फ्लाइट 19 के गायब होने के बाद एक सर्च एंड रेस्क्यू पीबीएम मरीन एयरक्राफ्ट रवाना होता है बरमूडा ट्रायंगल की ओर अपने 13 लोगों के क्रू के साथ फ्लाइट 19 की खोज में, जो ढूंढने तो निकलता है पर वो भी कहीं गायब हो जाता है। तो पहले फ्लाइट 19 के 14 लोग और फिर सर्च एंड रेस्क्यू मरीन एयरक्राफ्ट के 13 लोग गायब हो जाते हैं। इसके बाद कई दिनों तक एक बहुत ही बड़ा एयर एंड सी सर्च ऑपरेशन बुलाया जाता है और यह ऑपरेशन उस समय का लार्जेस्ट सर्च ऑपरेशन था उन दोनों विमानों को ढूंढने के लिए। लेकिन उन विमानों का कोई अता पता नहीं चलता है, न ही किसी इंसान की डेड बॉडी मिलती है और न ही एयरक्राफ्ट का कोई हिस्सा मिलता है। और अब मैं आपको पहले ऐसे इंसान के बारे में बताऊंगा जो कि बरमूडा ट्रायंगल से सही सलामत वापस लौटकर आए थे, जिनका नाम था ब्रूस गर्नर। और ये घटना 1970 की है, जब पायलट ब्रूस गर्नर ने अपने साथ हुई इन घटनाओं के बारे में बताया कि जब वो बरमूडा ट्रायंगल के एरिया में पहुंचते हैं तो वहाँ का मौसम धीरे धीरे खराब होने लगता है। सामने गहरा कोहरा छा जाता है, धुंध की चादर बन गई थी जैसे बादलों की कोई गुफा हो। ब्रूस को कुछ न दिखने के कारण वो घने बादलों के कोहरे में फंस जाते हैं, जो कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। उन बादलों के अंदर मौसम इतना ज्यादा खराब था कि ब्रूस का रेडियो फ्रीक्वेंसी सिस्टम और विमान के सारे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम काम करना बंद कर देते हैं और ब्रूस के विमान की रफ्तार बहुत ज्यादा तेज हो जाती है, जिसके कारण उनके रडार सिस्टम पर आसपास का कोई भी रेडियो स्टेशन का सिग्नल मैच नहीं कर रहा होता है, जिससे पायलट ब्रूस बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं। लेकिन फिर भी वो अपने विमान को आगे की ओर ले जाने की पूरी कोशिश करते हैं और 3 मिनट के बाद ब्रूस उस भयानक घने कोहरे को पार करते हुए बाहर निकल आते हैं और अपने प्लेन को सेफली लैंड कराते हैं।
और सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि ब्रूस 3 मिनट में 150 किलोमीटर की दूरी तय कर चुके थे और उनकी स्पीड 3000 किलोमीटर पर आवर थी, जो कि किसी भी पैसेंजर प्लेन के लिए पॉसिबल नहीं है। ये सिर्फ फाइटर जेट और मिसाइल की ही स्पीड होती है। बरमूडा ट्रायंगल की घटनाओं के पीछे क्या कारण है, इसको लेकर कई थ्योरीज बनाई गई हैं। कुछ लोगों का मानना है कि समुद्र के नीचे सी मॉन्स्टर है जो कि जहाज़ों और विमानों को निगल लेता है, और कुछ लोगों का मानना है कि एलियंस ने इन विमानों और जहाज़ों को उड़ा लिया होगा, उन्हें अपने साथ लेकर चले गए होंगे। और कुछ लोगों का ये तक मानना है कि ये एरिया दूसरी दुनिया का पोर्टल है जहाँ विमान और जहाज रहस्यमय तरीके से गायब हो जाते हैं। ये तो कुछ ऐसी थ्योरीज हैं जिन पर रियल लाइफ में बिलीव करना काफ़ी मुश्किल है। तो चलिए अब बात करते हैं कुछ साइंटिफिक रीजंस के बारे में। पहली ऐसी वजह जो विमानों की दुर्घटनाओं के लिए जिम्मेदार मानी जाती है वो है हेक्सागोनल क्लाउड्स, जिसमें 6 साइड होते हैं और इसे पहली बार सैटर्न प्लैनेट पर देखा गया था। इसके अंदर हवाएं इतनी तेज चलती हैं कि कोई भी विमान अगर इसमें चला जाता है तो वो विमान को तोड़ तक सकता है, और इसी हेक्सागोनल क्लाउड के कारण ही इन विमानों के साथ ऐसी दुर्घटना होती है। अगर हवाओं की दिशा में ही विमान इन क्लाउड में घुसते हैं तो उनकी स्पीड 10 गुना ज़्यादा हो जाती है। इसमें ऐसा कुछ सुपर नेचुरल नहीं है, ये एक साइंटिफिक रीज़न है, और अब ऐसा कुछ भी नहीं होता है। दूसरी वजह यह है कि बरमूडा ट्रायंगल का जो एरिया है उसके नीचे ढेर सारी मड वॉल्केनोज हैं, और ये सारी वॉल्केनोज जब फटती हैं तो इनमें से ढेर सारी गैसेस निकलती हैं। उनमें से एक है मीथेन गैस। जब ये पानी के संपर्क में आती है तो पानी की डेंसिटी को एकदम घटा देती है, और जहाज जिन्हें समुद्र की डेंसिटी के अकॉर्डिंग बनाया जाता है ताकि वो पानी के ऊपर तैर सकें, और जब समुद्र की डेंसिटी घट जाती है तो वो जहाज अचानक से पानी में डूबने लग जाते हैं। पर अभी तक जितनी भी डिसअपीयरेंसेस हुई हैं बरमूडा ट्रायंगल के अंदर, कोई भी डायरेक्ट एविडेंस नहीं मिला है कि इस मीथेन गैस की वजह से ये दुर्घटना हुई हो। और हमारा तीसरा रीज़न है मैग्नेटिज्म के आधार पर। असल में जो धरती का नॉर्थ पोल है और जो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है, ये दोनों अलग अलग पॉइंट्स हैं। जब आप कंपास से नॉर्थ की डायरेक्शन में देखते हैं तो वो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल की तरफ पॉइंट आउट कर रहा होता है, पर एक्चुअली में जो नॉर्थ पोल है वो थोड़ा सा अलग होता है, जिसे जियोग्राफिक नॉर्थ पोल कहते हैं। जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं कि मैग्नेटिक पोल और जियोग्राफिक नॉर्थ पोल में कितना अंतर होता है। जब लोग कंपास का इस्तेमाल करते हैं तो वो इस डिफरेंस को काउंट में लेते हैं, लेकिन धरती पर कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर आप कंपास का इस्तेमाल करेंगे तो आपको मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और जियोग्राफिक नॉर्थ पोल एग्जैक्ट सेम जगह पर देखने को मिलेंगे। ऐसी जगह जहाँ पर ऐसा होता है उन्हें एगोनिक लाइंस कहा जाता है, और जब ये अचानक से कंपास में होती है जिससे कन्फ्यूज़न पैदा हो सकती है। और चौथा रीज़न ये है कि बरमूडा ट्रायंगल का जो एरिया है वो हैविली ट्रैफिक्ड है, जो कि इन रहस्यमयी घटनाओं की वजह हो सकता है। कोई भी ऐसा एरिया जहाँ से बहुत सारे जहाज और विमान गुजरते हैं तो उस जगह पर दुर्घटनाएं होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। दुर्घटनाएं ज़्यादा देखने को मिलती हैं कंपैरिजन उस जगह के जहाँ पर गतिविधियाँ या मूवमेंट बिल्कुल ही नहीं है। इस वीडियो को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बरमूडा ट्रायंगल का जो एरिया है वहाँ पे कितना ज़्यादा ट्रैफिक है। हमारी पांचवी थ्योरी ह्यूमन साइकोलॉजी से रिलेटेड है, जिसे हम फ्रीक्वेंसी इल्यूजन या बाडर-माइनहोफ इफेक्ट के नाम से जानते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैं आप सभी को देता हूँ। मान लीजिए आपकी कोई क्रश है जिससे भी आप कुछ समय पहले ही मिले हैं। आप ये नोटिस करेंगे कि आप उसका नाम कोई मूवी देखते समय या फिर बुक पढ़ते समय या फिर किसी जगह पर आपको उसका नाम बार बार देखने और सुनने को मिलता है। आप सोचेंगे कि आपके साथ पहले तो ऐसा नहीं होता था, लेकिन अब ऐसा हो रहा है क्योंकि आप उस पर्टिकुलर नेम को ज़्यादा नोटिस करते हैं। यही चीज़ बरमूडा ट्रायंगल के बारे में भी कही जाती है। ये बात सच है कि यहाँ पर कुछ बड़े बड़े जहाज और विमान गायब हो गए बरमूडा ट्रायंगल के अंदर, लेकिन आपने अगर नोटिस किया हो तो दुनिया भर में ऐसे कई एरिया हैं जहाँ पर ऐसे ही विमान और जहाज गायब होते हुए मिले हैं जहाँ पर बरमूडा ट्रायंगल मौजूद नहीं था, जैसे कि ड्रैगन ट्रायंगल। दरअसल बात यह है कि जब लोगों ने बरमूडा ट्रायंगल में हुई घटनाओं के बारे में सुना तो लोगों ने इन घटनाओं को ज़्यादा नोटिस किया बजाय जो बरमूडा ट्रायंगल के बाहर हो रही थी। अमेरिका के नेशनल ओशियानिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन की रिपोर्ट के मुताबिक उनका कहना है कि इसका कोई सबूत नहीं है कि जो जहाज और विमान बरमूडा ट्रायंगल में जाकर गायब होते हैं, जो मिस्टीरियस डिसअपीयरेंसेस देखने को मिलती है वो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी से होती है बरमूडा ट्रायंगल में, बाकी किसी और समुद्र के एरिया के कंपैरिजन में ऐसा बिल्कुल नहीं है। और सबसे कमाल की बात तो ये है कि जब 2013 में WWF ने अपनी डिटेल्ड स्टडी कंडक्ट की थी फॉर द वर्ल्ड्स 10 मोस्ट डेंजरस बॉडीज ऑफ वाटर फॉर शिपिंग,
तो उन टॉप 10 मोस्ट डेंजरस वाटर में बर्मुडा ट्रायंगल का नाम तक नहीं आता था। और जो क्रिस्टोफर कोलंबस ने आसमान से गिरती हुई रोशनी को देखा था, वैज्ञानिकों का कहना है कि वो एक मिट्योर था जो क्रिस्टोफर कोलंबस ने देखा था। अब आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि बर्मुडा ट्रायंगल जैसे और कितने ट्रायंगल हमारी दुनिया में मौजूद हैं। तो बर्मुडा ट्रायंगल को मिलाकर 12 ऐसे अजीबोगरीब वाइल्ड वॉटरसीज जगह हैं जहां पर रहस्यमय तरीके से जहाज और विमान गायब हो गए, जहां रेडियो और कंपास काम करना बंद कर देते हैं। और जो ये वाइल्ड वॉटरसीज वर्ड है, इसको इंट्रोड्यूस किया था इवान टी सैंडरसन ने। ये एक राइटर और बायोलॉजिस्ट थे। और जब इन्होंने अपनी ट्रैवलिंग शुरू की तो उन्होंने अपने कई एक्सपीरियंसेस को रिकॉर्ड किया था। उन रिकॉर्ड में से कई ऐसी चीज़ें हुई थी जो बहुत ही अजीब और अनसुलझी थी, जिनमें से था जहाज़ों और विमानों का रहस्यमय तरीके से गायब होना। उन्होंने दुनिया भर में ऐसी 12 जगहों का पता लगाया जो वाइल्ड वॉटरसीज थे। और सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि इनमें से 6 इक्वेटर लाइन के ऊपर आते हैं और बाकी के 6 इक्वेटर लाइन के नीचे आते हैं। तो इन सभी चीज़ों को इवान टी सैंडरसन ने अपनी जर्नल में रिकॉर्ड किया था। और बात करें बर्मुडा ट्रायंगल की मिस्ट्री की, तो अब तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि बर्मुडा ट्रायंगल की मिस्ट्री की पीछे की कहानी क्या है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।